बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई है। इस सज़ा के बाद मंजरनामे में, सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीलियां वाक़ई होंगी और जज साहब ने जो इस केस का फैसला लिखा है उसके मंदरजात क्या हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। और कुछ एक बैकग्राउंड, जब से ये फैसला महफूज हुआ है उस दिन से लेके आज फैसला सुनाए जाने तक जो कुछ सहाफ़ियों की जानिब से पेशगोइयाँ की गई थी वो भी दुरुस्त साबित हुई हैं। तो इस हवाले से कानूनी माहिरीन और पब्लिक में क्या एक तासुर बन के उभरा है, इस पर भी कुछ तज्जिया तबसरा करेंगे। सबसे पहले जो सज़ा सुनाई गई है, आप जानते हैं कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुनाई गई है। सियासी मंजरनामे में तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि बुशरा बीबी तो पहले ही सियासत में कोई ख़ास इतनी एक्टिव नहीं है, तो उनकी गिरफ्तारी से कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी इमरान खान की जो बहनें हैं वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करती हैं, ज़्यादा इंटरेक्शन उनका रहता है, तो वो अब भी बाहर हैं। और अगर इमरान खान से मुलाकात के बाद कोई पैगाम रसानी करनी है पब्लिक तक, तो वो अलीमा खान और बाकी जो उनकी दो बहनें हैं वो चूंकि बाहर हैं, वो आज़ाद हैं, वो वैसे की वैसे चलती रहेगी। इमरान खान साहब चूंकि पहले भी अडियाला में थे, अब मजीद वो अडियाला में रहेंगे, तो इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता सियासी मंजरनामे पर कि जैसे कोई भूचाल आ गया हो। इमरान खान कोई बड़े ख़ास कोई एक्टिव थे, बाहर वो जलसे जुलूस और रैलियां कर रहे थे कि अब इस फैसले के बाद वो मजीद जेल में रहेंगे तो तहरीक इंसाफ को कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान जितना अरसा जेल में रहेंगे, तहरीक इंसाफ उतना ज़्यादा डिस्कशन में रहेगी, तहरीक इंसाफ की खबरें उतनी ज़्यादा जो है वो आपको खबरनामे में, अखबारात में, टॉक शोज़ में डिस्कस होती हुई नज़र आएंगी। अब इस सज़ा के बाद एक बार फिर से इमरान खान लाइमलाइट में आए हैं, हाईलाइट हुए हैं, और उनके खिलाफ जो फैसले की जुजियात हैं वो भी अब डिस्कशन में आएंगी। इस फैसले को जज साहब ने जिस तरह से लिखा है वो बड़ा ही एक सादा अंग्रेजी में, और जितने सख्त से सख्त लफ्ज हो सकते थे इस फैसले की सपोर्ट में वो उन्होंने लिखे हैं। खासतौर पर जो इस फैसले का पैरा नंबर 131 है वो मुझे खासा इंटरेस्टिंग लगा है। उसमें जज साहब ने जो जो चीज़ें लिखी हैं वो मैं चाहूँगा कि पूरी कौम इसके बारे में आगाही हासिल करे और ये देखे कि कितना वाज़ेह, कितना साफ फैसला जज साहब ने लिखा है। लेकिन एक चीज़ इसमें वो ऐसे लिख गए हैं कि जो जाकर हाई कोर्ट में फिर इन्हीं के फैसले पे जो है वो डाउट क्रिएट करेगी और चीज़ें फिर हो सकता है कि रिवर्सल की तरफ भी जाएं, क्योंकि वो चीज़ भी बड़े वाजे लिखी है। जैसे जज साहब ने इमरान खान को सजा सुनाने का फैसला बड़ा वाजे किया है यहाँ पर, उसी तरह से प्रोसिक्यूशन के डिफेंस के हवाले से जो है प्रोसिक्यूशन ने जो चीज़ें पेश की हैं उसके हवाले से भी उन्होंने एक वाजे फिक्रा लिखा है। मैं चाहूँगा कि ये फिक्रा मैं आपको पढ़ के सुनाऊं ताकि ये ऑन रिकॉर्ड भी रहे और लोगों को एक आम फहम चीज़ जो है ये लोगों के नॉलेज में आए। इस 131 नंबर पैराग्राफ में जज साहब लिखते हैं, द टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कुड नॉट बी डिसक्रेडिटेड बाय द डिफेंस साइड। यानी कि मुल्जमान के वकला ने जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान थे उनको रद्द करने में या उनको डिसक्रेडिट करने में कोई ख़ास उनका किरदार नहीं रहा और वो ये उनको डिसक्रेडिट नहीं कर सके। द प्रोसिक्यूशन केस मेनली hangs upon the documentary evidence कि जी इस केस में दस्तावेजाती शवाहिद मौजूद हैं, which is proved patiently in this view the matter it can be safely concluded that prosecution has successfully proved its case against both the accused Imran Ahmad Khan Niazi and Bushra Imran through production of cogent, credible, coherent, irrefutable, reliable and confidence इंस्पायरिंग एविडेंस। मतलब ये ऐसे हैं, नाकाबिले तरदीद हैं, इन पे भरोसा किया जा सकता है, ये क्रेडिबल हैं, बड़े मजबूत इन्होंने शवाहिद पेश किए हैं जिस पर इन दो अक्यूज के खिलाफ जो है वो केस प्रूव होता है। इसके बाद लिखते हैं कि ऑल दो ये वो जो है
चीज है जिसपे इसके अगला जो फिक्रा है उसमें वो जो मैं कह रहा था कि हाई कोर्ट में जाके फिर इस लाइन को भी बड़ा डिस्कस किया जाएगा। इसमें जैसा मजीद लिखते हैं, ये 131 नंबर पैरा ही अभी मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। Although some of the witnesses, including IO/PW35, had to undergo lengthy and exhaustive cross examination, yet the same could not even shake the credibility of these witnesses। जज साहब यहाँ पर लिखते हैं कि आईओ को बड़ी एक लंबी जो है वो जिरह से गुजारा गया, लेकिन इसके बावजूद जो डिफेंस काउंसिल से मुलजमान के वकला हैं उन्होंने इसमें जो शवाहिद पेश किए गए थे उसकी क्रेडिबिलिटी को वो हिला नहीं सके, वो शवाहिद वहीं के वहीं मौजूद रहे। ड्यूरिंग द अप्रिसिएशन देयर deposition were found consistent and coherent as a whole। मतलब जो उन्होंने शवाहिद पेश किए वो जिरह के बाद भी वैसे के वैसे रहे, उनको शेक नहीं किया जा सका। देयर deposition were found consistent and coherent as a whole। there might be, ये वो फिक्रा है, there might be certain minor discrepancies and contradiction। माइनर मतलब कंट्राडिक्शन को थोड़ा बहुत तजाद हो सकता है इन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस विच आर बट नेचुरल इन सच लाइक केसेस ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स। जज साहब कहते हैं थोड़ी मोड़े छोटे मोटे कोई तजाद सामने हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे वाइट कॉलर जराइम में के केसेस में जो है ये बड़े नॉर्मल हैं, तो इसलिए जज साहब ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। और आगे चल के जो अगला फिक्रा है, फिर उन्होंने जो सजा सुनाई और जिन शिकों के तहत ये सजा सुनाई गई है, नैब ऑर्डिनेंस उनके बारे में क्या कहता है, वो भी जरा आगे चल के मैं आपको बताता हूं। तो इसके बाद जी सच वाइट कलर क्राइम्स डिस्पाइट अवेलिंग कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज द डिफेंस रिमेन्ड फेल्ड टू क्रिएट एनी रीजनेबल डेंट और डाउट फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन केस के जो डिफेंस काउंसिल थे उनको बड़ा मौका दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई काबिल जिक्र डेंट और डाउट वो क्रिएट नहीं कर सके प्रोसिक्यूशन के केस में। इवन द डॉक्यूमेंट गॉट एग्जिबिटेड इन द डिफेंस और ऑफ हार्डली एनी वैल्यू फॉर इट। जज साहब ने जो इमरान खान की जानब से, जो बुशरा बीबी के अगर उनकी जानब से कोई डॉक्यूमेंट अपने दिफा में पेश किए गए हैं, जज साहब ने कहा कि वो जी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई खास नहीं थे, जज साहब ने उनको तस्लीम नहीं किया, हम ये कह सकते हैं। सिमिलरली द एस्टीम्ड केस ऑफ लॉ पुट फोर्थ बाय द लर्नेड डिफेंस काउंसिल इज हार्डली रेलिवेंट अंडर द पिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जज साहब कहते हैं कि जो डिफेंस काउंसिल ने अपने दलाइल में लॉ पेश किया है, जो वो कानून जो है वो अपने दिफा में पेश करते रहे, वो भी कोई इस केस के जो हालात थे उस पर कोई सादिक नहीं आता था। तो इस तरह से इन 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 व्यू ऑफ माय फाइंडिंग्स आफ्टर अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन दिस केस बोथ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 265, एक इस सजा के फैसले के साथ साथ एक और फैसला भी जज साहब ने आज सुनाया है, क्योंकि वो उन्होंने काफी अरसे से पेंडिंग रखा हुआ था। इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरियत की दरखास्तें थी उनको भी जज साहब ने मुस्तरद किया है। तो 131 के बाद जो 132 पैरा है उसमें जज साहब ने इसकी वजाहत की है और उन्होंने कहा है कि जो इनकी बरियत की दरखास्तें थी वो मुस्तरद की जाती हैं। एंड फॉर व्हाट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अबाउ द प्रोसिक्यूशन हैज सक्सेसफुली प्रूव्ड इट केस विद इन द कॉर्नर्स ऑफ लॉ के कानून के मुताबिक उन्होंने अपना जो है वो केस प्रूव किया है बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट up to the halt of the guilt of both the accused Imran Ahmad Khan and बुशरा इमरान। Therefore, फिर आगे वो अब सजा सुना रहे हैं। दो इसके जिमनी पैराग्राफ हैं जिसमें एक पैराग्राफ में बुशरा बीबी और दूसरे में इमरान खान को सजा सुनाई गई है। द एक्यूज्ड इमरान खान is hereby held guilty for commission of offense of corruption and corrupt practices as defined under section 9A 2, 4 and 6 of the National Accountability Ordinance 1999. He is hereby convicted. There is no mitigating circumstances. He is sentenced
under section 10A of the National Accountability Ordinance 1999 to undergo rigorous imprisonment for 14 year, 14 साल की सजा है जी, एंड फाइन अमाउंटिंग RS 10 लाख। ये बड़ा एक जो जुर्माना जज साहब ने सुनाया है ना, ये कोई समझ नहीं आती बात। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि समझ नहीं आती, एवन फील्ड में जो नवाज शरीफ को जुर्माना सुनाया गया था, जरा वो फिगर्स आपने निकाल के देखने हैं, उसमें नवाज शरीफ को कितना बड़ा जुर्माना सुनाया गया था, क्योंकि वो केस की मालियत उतनी थी। तो यहां पर हुकूमत का दावा था 190 मिलियन पाउंड, तो ये तो हार्डली कोई चंद लाख पाउंड बनते होंगे जो ये जज साहब ने जुर्माना सुनाया है। तो ये कोई जुर्माना जज साहब ने काफी थोड़ा सुनाया है। मेरी जिस तरह से उन्होंने बाकी फसाहत और बलागत के साथ फैसला लिखा है, जुर्माने की अमाउंट उन्होंने काफी कम सुनाई है। इन डिफॉल्ट वेयरऑफ द अंडरगो फॉर सिंपल एम्बेरसमेंट फॉर पीरियड ऑफ फर्दर 6 months, द कन्विक्ट इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट अंडर सेक्शन 382 CRPC। अच्छा, इसके बाद फिर बुशरा बीबी का जो फैसला सुनाया गया है, उनको जी नैब ऑर्डिनेंस की 9A और 12 एडिंग एंड अबाइटिंग कि उन्होंने सहूलतकारी की है, इसलिए उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। और उनको भी जो जुर्माना है वो 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया है। इसके बाद जो अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट है, उसको हुकूमत ने अब अपनी तहवील में ले लिया है, क्योंकि जज साहब ने अपने फैसले के पैरा नंबर 134 में ये लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ द शाम ट्रस्ट, द अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट is hereby fortified to the federal government within the meaning of section 10A of the National Accountability Ordinance 1999. Both the convicts shall also face the consequences under section 15 of National Accountability Bureau Accountability Ordinance 1999. Both the convicts are present। फिर जज साहब ने बताया कि वो अदालत में मौजूद थे और उनकी फिर कस्टडी ले ली गई है। जज साहब ने यह भी बड़ी मेहरबानी की है कि ये कहा है कि जो फैसले की मुसद्दका कापियां हैं वो मुल्ज़मान को फ्री ऑफ कास्ट दी जाएंगी, और अगर वो चाहें तो फिर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके बाद जज साहब के दस्तखत हैं, और ये जो मैंने आपको 3-4 पैराग्राफ पढ़ के सुनाए, ये ऑपरेटिव पैरास कहलाते हैं। और अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प फैक्ट है वो ये कि इमरान खान को इस केस में जो सजा सुनाई गई है वो एक दिन पहले महर बुखारी अपने ट्विटर पे सुना चुकी हैं एज इट इज। इससे पहले आप देखें कि जब ये केस का फैसला सुनाए जाने की पहली डेट अनाउंस की गई थी, तो मोहम्मद मालिक ने इस चीज को अपने ट्विटर पे ब्रेकिंग दी थी कि फैसला इस डेट को नहीं सुनाया जाएगा, इसको आगे किया जाएगा, क्योंकि इसको बड़ा लेंथी लिखा जाना है, और ताकि इस हाई कोर्ट में जो है वो इमरान खान को इसको प्रूव करने में थोड़ा सा उनको मुश्किल हो और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब हम देखते हैं कि इमरान खान के लिए एक आसानी ज़रूर हो गई है कि जो ये खाम खा में, या खाम खा में चलो हम नहीं कहते कि जज साहब का पता नहीं अब इसमें क्या माइंड होगा कि पहले उन्होंने कहा कि जी मैं 23 को सुनाऊंगा, फिर उसने कहा कि 6 या 7 को, फिर 13 को, फिर अब आज जो है उन्होंने ये फैसला सुनाया है। लेकिन इतना अरसा अगर ये फैसला 23 को पहली डेट को सुना दिया जाता तो इमरान खान अब तक हाई कोर्ट में जो अपीलों का इनिशियल प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुका होता, और अपीलें शायद अब जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं वो फिक्स भी हो चुकी होती। लेकिन अब वो 1 महीना इस तरह से करके डिले किया गया है। इसकी जो मुझे वाज़ेह वजह समझ आती है वो तोशा खाना 2 जो इस वक्त जज शाहरुख अर्जुमन साहब सुन रहे हैं, क्योंकि अभी उसमें भी सजा शायद पेंडिंग लग रही है कि उसमें भी सजा मिले। लेकिन वो थोड़ा मुश्किल अब इसलिए हो सकता है कि हाई कोर्ट में भी चूंकि अब वो मामला चल रहा था, बरियत की दरखास्तें जो एतराज़ के साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुनी है। तो इस तरह से मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान जेल में थे, वो हैं, वो बाद में रहेंगे भी सही। अब कितना अरसा रहते हैं हाई कोर्ट से, ये सज़ा कब तक मुअत्तल होती है, कब उनकी अपील फिक्स होती है, और किस तरह से मामला फिर आगे बढ़ते हैं, और मुज़ाकरात का जो मामला है वो कैसे चलता है। इसमें एक और भी दिलचस्प बात जाते जाते आपको बताऊं कि आज उन सहाफ़ियों को जेल के अंदर भेजा गया जो जिन पे एक स्पेशल छाप है।
हसन अयूब, रजी दादा, इमरान शफकत, शफकत इमरान, तो ये सारे आज इनको स्पेशली अडियाला जेल में ये एंटर हुए, जाके इन्होंने फैसला सुना। शायद इनकी ये ड्यूटी लगी हो कि जैसे फैसला सुनाया जाएगा तो फिर इमरान खान के चेहरे पे जी खौफ था, कोई पसीने आ रहे थे, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, कोई इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपको बताऊं कि जब सज़ा सुनाई गई तो उस वक्त फिर इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, वो उन्होंने जस्टिस सॉरी जो पुराने आमिर हैं याहिया खान, उनका भी हवाला दिया और फिर उन्होंने कहा कि अपने मफादात के लिए मौजूदा जो आमिर हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो इमरान खान, आपको पता है कि वो इन चीज़ों को लाइट लेते हैं, उन्हें पता है कि किस मकसद के लिए उनको अंदर रखा जा रहा है। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे जो आज के इस फैसले में सामने आए हैं, और अब इस पर खुल के डिबेट भी हो रही है। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।